एवरीवन। आज हम पालमपुर गांव की कहानी के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पालमपुर गांव में भूमि स्थिर है, वहाँ कोई कृषि योग्य नई भूमि को नहीं बनाया गया है और हरित क्रांति को अपनाया गया है। हरित क्रांति के आने से HY का प्रयोग हुआ और वहाँ पर जो पहले पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, अब बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुकी है। इसके बाद हम आज नए थर्ड टॉपिक को पढ़ते हैं। क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए हमें इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट से हमें ये संकेत मिलता है कि भूमि पर कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग करने से भूमि का अधिक मात्रा में दोहन हुआ है। हरित क्रांति के आने से HY का प्रयोग हुआ और HY के प्रयोग से भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो गई, क्योंकि उस पर अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। और इसके साथ ही साथ हरित क्रांति में जो नलकूपों द्वारा सिंचाई की गई, उन सिंचाई से जो भूमि का जल स्तर है वो भी समाप्त हो गया। तो इन दोनों ही प्राकृतिक संसाधनों को बनने में समय लगता है, इसलिए इन प्राकृतिक संसाधनों को हमें बचाना चाहिए। पालनपुर गांव के किसानों में भूमि किस प्रकार विस्तृत है? तो पालनपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं। उन 450 परिवारों में से 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास भूमि नहीं है और ये परिवार बहुत गरीब है। इसके साथ जो बचे हुए परिवार है, उन परिवारों में से 240 परिवार के पास जो भूमि का टुकड़ा है वो भी बहुत कम मात्रा में, अर्थात वहाँ पर गाँवों में जो भूमि है वो समान मात्रा में वितरित नहीं है। अब है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? तो भूमि के बाद जो मुख्य प्राकृतिक साधन आता है, उत्पादन का जो साधन आता है वो है श्रम। छोटे किसानों द्वारा परिवार के साथ खेती। जो पालनपुर गांव है, उन पालनपुर गांव में जो छोटे किसान हैं, उन वे किसान अपने परिवार के साथ मिलकर खेती करते हैं। और जो मंझोले और बड़े किसान, तो मंझोले से यहाँ तात्पर्य है बीच के, मध्यम वर्ग के। तो मध्यम वर्ग के और जो बड़े किसान हैं, वे किसान दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगा लेते हैं और उन श्रमिकों को मजदूरी देते हैं। अब ये श्रमिक कौन होते हैं? तो ये श्रमिक वे होते हैं जो या तो भूमिहीन होते हैं या फिर छोटे प्लाटों पर खेती करने वाले परिवार के सदस्य होते हैं। उन परिवार के सदस्यों को बड़े किसानों द्वारा मजदूरी या फिर अनाज दिया जाता है। अब इनकी रोजगार की अवधि में भी भिन्नता होती है, क्योंकि कुछ श्रमिक तो दैनिक रूप से कार्य करते हैं और कुछ कटाई के अनुसार वर्ष भर भी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। तो खेतों के लिए आवश्यक पूंजी में जो अधिक संख्यक जो छोटे किसान हैं, उनके पास पूंजी की पर्याप्त मात्रा नहीं होती थी। वे पूंजी के लिए बड़े किसानों से या फिर कोई गांव के साहूकार से या फिर जो खेती के लिए विभिन्न आगतों की जो पूर्ति करने वाले व्यापारी वर्ग होते थे, उनसे कर्ज लेते थे। इस कर्ज से जो ब्याज दिया जाता था वह ब्याज बड़ी मात्रा में होता था, जिससे जो छोटे किसान होते थे उन किसानों को बहुत संकट उठाने पड़ते थे। अब जो मंझोले और जो बड़े किसान थे, उनको खेती से बचत होती थी, क्योंकि उनकी इतनी उपज होती थी कि वे अपना स्वयं के उपभोग रखने के बाद जो शेष बचता था, उस शेष को वह बाजार में बेचते थे, जिससे उनकी बचत अधिक होती थी। इसके बाद है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अब अधिशेष क्या होता है? अधिशेष होता है कि कुल उत्पादन में से स्वयं के उपभोग के रखने के बाद जो शेष बचता है वह अधिशेष कहलाता है। तो छोटे किसानों के पास क्योंकि उपज कम होती थी, क्योंकि उनके पास भूमि कम होती थी, तो उपज कम होने के कारण वह बहुत बड़ी मात्रा में ही अपना स्वयं का उपभोग रख लेते थे, तो शेष जो बचता था वह कम होता था, इसलिए उत्पादों की उनकी जो बिक्री होती थी वो कम होती थी। लेकिन जो मंझोले और जो बड़े किसान होते थे, उनकी उपज ज़्यादा होती थी, क्योंकि उनके पास जो भूमि का टुकड़ा होता था वह भी ज़्यादा होता था, तो बाजार में उनकी ही पूर्ति की मात्रा अधिक होती थी, क्योंकि उनके पास अधिशेष ज़्यादा होता था। ओके।